बच्चों, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रॉल्स के लॉ को पढ़ा था और उसके रिगार्डिंग जो छोटा मोटा डेरिवेशन हो सकता है फॉर्मूला डिराइव उसको हमने किया था। अभी हम लोग रॉल्स के ग्राफ को पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक डालिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ध्यान दीजिएगा रॉल्स लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा अभी क्या था कि रॉल्स लॉ में ये हम लोग दो इस तरह सेक्शन डिवाइड किए और यहाँ पे देखिए एक जगह आप ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा देखो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ये डब्बा हम बनाते हैं, यदि इसका दो कंपोनेंट है ए एंड बी तो ए का मोल फ्रैक्शन XA कहलाएगा, बी का मोल फ्रैक्शन XB कहलाएगा और XA प्लस XB का योग जो है हमेशा वो कितना होगा, 1 होगा। तो सपोज यदि यहाँ पे हमारा XA 1 है, मतलब ए का मोल अंश 1 है, ध्यान दीजिएगा, तो XB कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ कितना होता है 1, तो XB 0 होगा। क्लियर। सपोज इस पॉइंट पे हमने लिखा XB, यदि हम 1 लिख ले, इस पॉइंट पे XB क्या हो गया 1, तो XA आपका कितना हो जाएगा, बोलो 0। इसमें किसी को दिक्कत है बताइए, यदि दिक्कत है तो बताओ, आई होप दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। चलिए अब एक चीज बताइएगा XA1 क्या दर्शाता है, बाजू में थोड़ा समझाने के लिए बताते हैं। XA1 इस चीज को दर्शाता है कि इस सॉल्यूशन में सिर्फ A है, क्योंकि B कितना है 0, B का मोल फ्रैक्शन 0, इसका मतलब सॉल्यूशन में B नहीं है, तो सिर्फ क्या है A है। तो जब A होगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या कहलाता है, P0A। क्लियर। जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं वाष्प दाब घट जाता है, सभी को पता है। XA आपका 1 है, XB 0 है, तो जब XA मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा, तो उसका वेपर प्रेशर क्या कहलाएगा, P0A। सपोज इसको हम P0A कर ले, कर लो P0A, XA को हम क्या कर दिए P0A, कोई दिक्कत क्यों, जब A का मोल फ्रैक्शन 1 तब इसका वेपर प्रेशर कहलाएगा P0A, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा नहीं है। एक चीज और बताइएगा, इधर से इधर आप जाते जाते आपको ग्राफ में क्या दिख रहा है कि इधर से इधर जब हम जा रहे हैं तो XB 0 था, XB बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और XB कितना हो गया 1। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि XB जो है मोल फ्रैक्शन B का बढ़ रहा है, और जब इधर से इधर आ रहे हैं तो आप क्या देख रहे हो, XA इंक्रीज कर रहा है, और जब इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, XB इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या पता चला, जब XA1 जब सिर्फ प्योर A ही होगा, सॉल्यूशन में सिर्फ A होगा, तो इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, क्योंकि कोई तो डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और वो वेपर प्रेशर कितना होगा, ये वेपर प्रेशर है, दिस इज वेपर प्रेशर एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन लाइन, है ना, ये भी वेपर प्रेशर। तो आपको क्या बोले, जब XA1 होगा तो इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ जब XA ये इंडिकेट किया कि भाई सिर्फ हम ही है, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा, दैट इज प्योर स्टेट में P0A। और इधर क्या देख रहे हैं आप, धीरे 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 A का वेपर प्रेशर, A का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है, देखो ना, इधर से इधर जाने में A का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ का उल्टा लिख करके रख दो ऐसा कि भाई इधर से इधर जाने में मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका उल्टा भी लिख सकते हो, इधर से इधर जाने में बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो रहा है, वो घट रहा है।
तो ए का मोल फ्रैक्शन इधर से इधर जाने में घट रहा है, बी का मोल फ्रैक्शन इधर से इधर जाने में घट रहा है। तो XA1 XB0 XB1 XA0, कोई दिक्कत बोलो नहीं। अब XA जब 1 है इसका वैल्यू मैक्सिमम, और इस पॉइंट पे आएंगे तो XA कम हो रहा है, कुछ कम होगा, फिर यहाँ भी कम होगा, फिर यहाँ भी कम होगा। और यदि कोई सोल्यूशन में A घटेगा, समझो A ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रेशर, और इधर से इधर जा रहे हैं तो A का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों? पता चला XA यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ XA1, यहाँ XA कम है, यहाँ और भी कम है, और भी कम है, और भी कम है, और भी कम है, और भी कम है। तो जब इधर से इधर जा रहे हैं XA का मोल फ्रैक्शन घट रहा है, तो A का वेपर प्रेशर भी घटेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा बोलो, A का वेपर प्रेशर घटता जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा। अब एक चीज बताइएगा, XA जब यहाँ 1 तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर घट रहा है, क्लियर। यहाँ पे सबसे ज्यादा तो यहाँ सबसे ज्यादा, यहाँ पे कम हुआ तो इतना हो गया, यहाँ पे और कम हुआ तो इतना हो गया, यहाँ पे कम हुआ तो इतना वेपर प्रेशर, यहाँ पे इतना वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर का लाइन क्या है, ये वाला लाइन है ना, ये लाइन तो वेपर प्रेशर देगा। यहाँ पे इतना, और यहाँ बोलो A कितना है 0, तो यदि A 0 तो वेपर प्रेशर भी आपका कितना है, देखो इस लाइन से मिला 0, ये वेपर प्रेशर का लाइन है ना 0, क्लियर। तो यहाँ XA मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा XA यहाँ पे मैक्सिमम, ज्यादा, सबसे ज्यादा, प्योर स्टेट 1 है तो होता है हम सबसे ज्यादा है और कोई नहीं इम्प्योरिटी, तो इसका वेपर प्रेशर इतना। इधर का XA घटा, तो कैसे समझ में आया घट रहा है, क्योंकि XA यहाँ 0 हो गया, इसका मतलब 1 से घटते 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 0 हो गया। तो आप क्या देखोगे, जैसे जैसे इस पॉइंट पे आया XA घटा, तो XA घटा तो वेपर प्रेशर कितना होगा, डॉट डॉट कर लो, ऐसे खींच दो। तो पहले इतना था, अब इतना हो गया। अब इधर और भी वेपर प्रेशर क्या हो गया, बोलो मोल फ्रैक्शन घट गया। अब बोलो वेपर प्रेशर भी पहले से घट गया, और भी मोल फ्रैक्शन क्या हुआ, घट गया। बोलो वेपर प्रेशर और भी घट गया। तो अब क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे इधर से इधर जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन घट रहा है, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, घट रहा है। कैसे पहचानेंगे वेपर प्रेशर, तो यहां से सीधा जाओ और वेपर प्रेशर के लाइन में आ जाओ, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली यहाँ XB क्या है, ज्यादा है, तो जब XB ज्यादा होगा तो इसका वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम कहलाएगा, दिस इज P0B, क्लियर। या और नीचे करोगे, थोड़ा सा नीचे कर लो, बुक में थोड़ा नीचे है। अब फिर से सोचो, XB यहाँ ज्यादा 1 तो P0 भी ज्यादा, यहाँ XB क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, तो ये वेपर प्रेशर भी कम होगा। यहाँ पे भी और भी कम होगा और वेपर प्रेशर कम होगा, यहाँ और भी कम होगा और भी कम होगा, यहाँ और भी कम होगा और भी कम। यहाँ XB कितना हो गया इस पॉइंट पे 0, तो जब XB है ही नहीं तो वेपर प्रेशर उसका भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से लाइन खींचिएगा और ये लाइन को यहाँ तक मिलाइएगा। अब ये इसको ऐसे करके यहाँ से यहाँ मिला दीजिएगा, क्लियर। तो अब इससे क्या पता चला, देखो ध्यान से, इस वाले ग्राफ को देखो, इस वाले ग्राफ को देखो, यहाँ पे XB1 मतलब मैक्सिमम तो इतना, यहाँ घट गया तो इतना, यहाँ और घट गया तो इतना वेपर प्रेशर, यहाँ और घट गया तो इतना, यहाँ और घट गया तो इतना, यहाँ और घट गया तो इतना, यहाँ खत्म हो गया है ही नहीं तो 0। तो ये आपका कहीं ना कहीं ये वाला लाइन किसका है, PA का है, और ये वाला लाइन किसका है बोलो, PB का है, और ये वाला लाइन किसका है, PS का है, और PS क्या होगा बोलो, PA प्लस PB, क्लियर। तो इसको फिर से समझ लीजिएगा, जब A का मोल मैक्सिमम होगा तो इसका वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे इधर जा रहे हैं तो A का मोल फ्रैक्शन घट रहा है, 0 हो गया, A का मोल फ्रैक्शन घटते घटते 0 हो गया, तो वेपर प्रेशर भी घटते 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 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए B का मोल फ्रैक्शन 1 मतलब मैक्सिमम, तो इसका वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम। जैसे जैसे इधर से इधर आएंगे B का मोल फ्रैक्शन घटते घटते 0 हो गया, तो इसका वेपर प्रेशर भी देखो घटते 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 0 हो गया। दिस इज सोल्यूशन PS बराबर PA प्लस PB, ओके।
अब एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि सर यहाँ पे थोड़ा ऊंचा बनाए और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बनाए, क्यों सर? तो ये नेचर ये इंडिकेट कर रहा है कि ए और बी में दोनों में कौन ज्यादा वाष्पशील है। ए एंड बी में कौन, जो ज्यादा वाष्पशील होगा वो ज्यादा ऊपर पहुंचेगा और ज्यादा प्रेशर लगाएगा। जो ज्यादा वाष्पशील होगा वो ऊपर ज्यादा पहुंचेगा और प्रेशर ज्यादा लगेगा। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल हाँ। तो इसका ग्राफ ऊपर ज्यादा दिखा रहा है, ये होता है इसका जो है ये इसका पी नॉट ए ज्यादा है ना, ये इंडिकेट कर रहा है ये ज्यादा वाष्पशील है। ए ज्यादा वाष्प में कन्वर्ट होगा तो प्रेशर इसका ज्यादा होगा, इसलिए इसका हाइट बढ़ा। बी भी वाष्पशील है मगर इसका जो वाष्पशील होने का जो ये है वो कम है। ये कम वाष्पशील है इसलिए इतना ही इसका वेपर प्रेशर, ये ज्यादा वाष्पशील है इसलिए इतना। सपोज मान लो पानी और किसी को भी हम मान ले, ए और बी में जो ज्यादा वाष्पशील होगा वो पहले ऊपर जाएगा, प्रेशर लगाएगा तो उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। बी कम ऊपर जा पाएगा तो कम वाष्प दाब होगा, इसलिए उसका हाइट छोटा हो जाएगा। क्लियर? उतार लीजिए ग्राफ को, उतारिए ग्राफ को उतारिए। और आपको पता है पीवी बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलिए पी नॉट बी एक्स बी। अब पी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलो पी नॉट ए एक्स ए। उतार लीजिएगा, उतारिए तेजी में उतारिए। चलिए क्लियर क्लियर, चलिए ठीक है, सब करें बिल्कुल सर। तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा बार बार इसको क्या करो, सुनो, देखो वीडियो को तो समझ में आ जाएगा। अब फिर भी समझ में नहीं आए तो बिल्कुल कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। नेक्स्ट आपको समझना है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन मतलब अब अगला पढ़ना है आदर्श विलयन, जिसको हम लोग कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे बोलिए? आइडियल सॉल्यूशन। तो वह विलयन जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, वह विलयन जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। वह विलयन जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। रॉल्ट का नियम क्या था बोलो? पीएस बराबर पीए प्लस पीबी या पीएस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो वह विलयन जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। तो यहां पे लिखिएगा वह विलयन जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है। वह विलयन जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन या इसी को क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन कहलाता है। अब रॉल्ट्स का नियम क्या क्या था सबको पता है। तो वह विलयन जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन में क्या बोला? रॉल्ट के नियम क्या बोला? यदि ए और बी विलयन के दो घटक कण हैं और दोनों वाष्पशील है तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा दोनों के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। तो आप यहां से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? पीएस बराबर बोलो पीए प्लस पीबी, यही रॉल्ट्स का नियम था। क्लियर? तो पीएस बराबर क्या लिख सकते हो? विलयन में ए का वाष्प दाब क्या होता है? शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब इंटू उसका मोल अंश प्लस बी का वाष्प दाब क्या होगा? शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब इंटू उसका मोल अंश। आगे और क्या लिख सकते हैं बोलो? इसमें किसी को दिक्कत है तो ये पीएस बराबर पीए प्लस बी और ये आपका रॉल्ट्स का नियम हो गया। ठीक, यहीं पे कैसे हुआ समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि पीए आपका क्या होता है बोलो? पी नॉट ए एक्स ए होता है
और पीबी जो होता है वो पी नॉट बी एक्स बी होता है। अब आपसे कभी कभी पूछता है रोल्स के नियम के लिए कंडीशन क्या होता है, या उससे पहले देखिए क्या होता है रोल्स का नियम, समझिएगा। सपोज तो पहले समझ लोगे, उसके बाद इसको उतार दो, पहले इसको उतारो, इसको उतारो। वह विलियन जो रोल्स के नियम का पालन करता है आदर्श विलियन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, वह विलियन जो रोल्स के नियम का पालन करता है आदर्श विलियन कहलाता है। थोड़ा सा रुक जाइए बाबू। वह विलियन जो रोल्स के नियम का पालन करता है आदर्श विलियन कहलाता है। आदर्श विलियन में क्या पढ़े थे, पीएस बराबर पी ए प्लस पीबी, या पीएस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, या पीए को इस तरह लिख सकते हैं। बोला हाँ या ना? हाँ, बताइए उसको। चलिए ठीक है, तब करें। बिल्कुल सर, क्यों नहीं यार, आप लोग हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। समझ में आए तो बिल्कुल बताइए, नहीं समझ में आए तो वो भी बताइए ना। चलिए ठीक है, अब एक चीज बताते हैं, पहले समझिएगा। सपोज क्या है रोल्स का नियम का अगला कुछ सेक्शन। सपोज यदि ये सिर्फ ए वाला विलियन होता तो ए वाला होता तो ऊपर प्लस जाता, और ऊपर से सिर्फ क्या आता, पी नॉट ए। बोलो हाँ या ना? और यदि ए वाला विलियन होता तो इसमें ए और ए के बीच क्या लगता, बल लगता। ए और ए के बीच क्या लगता होगा, बल लग रहा होगा। दिस इज ए, दिस इज ए, इसके बीच लगने वाला बल, ए के बीच लगने वाला बल। यस, ओके, ये दिख रहा भाई। बाजू में सपोज ये आपका कोई बी विलियन है, ठीक, इसमें भी क्या होगा, सिर्फ बीबी होगा, बीबी होगा, बॉल बीबी होगा, यहाँ भी प्लस जाएगा, ऊपर से पी नॉट बी। तो जब ए सी विलियन में ए हो तो ए होगा, ए हो तो विलियन में क्या होगा, ए होगा। तो ए के बीच में क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पे बीबी के बीच में फोर्स लग रहा होगा। और जब इस दोनों को क्या कर दिए, आपस में मिला दिए तो क्या बन जाएगा, थोड़ा ध्यान देना। ए भी हो गया। अब इस विलियन में क्या कौन है, बोलो, ए एंड बी। यस, तो ये आपका सपोज ए है तो ये क्या हो गया, बी। मान लो ये ए, तो ये क्या बोला, यदि विलियन में रोल्स के नियम के अनुसार क्या होता है, ये ए वाला विलियन है, ये बी वाला विलियन है, ये दोनों को मिला दिया तो ए बी हो गया। तो ए वाला विलियन में कौन कौन फोर्स लग रहा होगा, ए के बीच, बी वाले में क्या लग रहा होगा, बीबी के बीच, और यहां कौन सा फोर्स लग रहा है, ए बी के बीच। तो बोला क्या, सुन लीजिए ध्यान से, यदि विलियन के दो घटक कण है ए एंड बी, विलियन के दो घटक कण है ए एंड बी, तो ए के बीच लगने वाला बल बीबी के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल एबी के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल के बराबर होता है। मतलब ए के बीच लगने वाला फोर्स, बीबी के बीच लगने वाला फोर्स और एबी के बीच लगने वाला फोर्स, तीनों क्या होगा, बराबर होगा। कौन बताया, रोल्स लॉ बताया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आप यहां से लिख सकते हो इसी में आइडियल सॉल्यूशन में, यदि ए और बी विलियन के दो वास्तविक घटक कण हैं तो ए के बीच लगने वाला अंतराण्विक आणविक
बल ए के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल बीबी के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल, ध्यान दीजिएगा, एबी के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल आपस में क्या होगा, बोलो, आकर्षण कहो, अंतराण्विक बल कहो। यदि ए और बी विलयन के दो वास्तविक घटक कण है तो ए के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल, बोलो, बीबी के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल, आणविक बल, उसी में लिखो एबी के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल आपस में समान या बराबर होते हैं। समझिए हम क्या बोले, यदि कोई विलयन का दो घटक कण है ए और बी, तो ए के बीच लगने वाला फोर्स, बीबी के बीच लगने वाला फोर्स और एबी के बीच लगने वाला फोर्स तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा नहीं हुआ कि इसको मिला दिए अब ए बी के बीच अलग फोर्स लगेगा, नहीं, ए के बीच लगने वाला फोर्स, बीबी के बीच लगने वाला फोर्स और ए बी के बीच लगने वाला फोर्स तीनों आपस में बराबर होगा। चलिए इसको उतारिए, उतार लीजिए, हो जाए तो बिल्कुल बताइए बाबू। थोड़ा सा आपको हम सुना दे रहे हैं जिसको लिखने में, यदि ए और बी विलयन के दो वास्तविक घटक कण है तो ए के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल, बीबी के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल, एबी के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल आपस में बराबर होते हैं। ये समझने के लिए बनाया, डायग्राम और राइटिंग पे फिगर पे मत जाओ, समझ में नहीं है तो वो बिल्कुल बोलो। चलो ठीक है, अब कंडीशन क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन का, ध्यान दीजिएगा। ठीक, कभी कभी पूछ लेता है कंडीशन ऑफ, स्टार मार्क करके पूछ सकता है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का क्या शर्त होगा, क्या कंडीशन होता है। ठीक, तो डेल्टा एच जो होता है उसका वैल्यू होता है 0, डेल्टा बी जो है उसका वैल्यू होता है 0 और डेल्टा एस जो होता है इसका वैल्यू होता है ग्रेटर देन 0। बच्चा बोला सर ये क्या क्या चीज बता दिए, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा एच को चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा बी को क्या कहेंगे बोलिए, चेंज इन वॉल्यूम और डेल्टा एस को क्या कहेंगे बोलो, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक बच्चा, अब एक चीज बताना क्या हुआ, इसको क्या इसका मतलब हुआ सर। ठीक, सपोज बाबू देखो ध्यान से, ये कौन था, ए था, ये कौन था बोलो, बी था। समझो इसका मतलब, समझो, ये माइनस, ये भी माइनस, ये पर प्लस। आत्मा से बताना, ए ऊपर से बल लगाएगा दैट इज पी नॉट ए, और ये लगाएगा दैट इज पी नॉट बी, ए लगाएगा पी नॉट ए, बी लगाएगा पी नॉट बी। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आप एक चीज बताइए हमको, नहीं दिख रहा वही तो रब कर ले, इधर मैं बता रहा हूं, यदि ए होता ऊपर से पी नॉट ए लगता, बी होता ऊपर से पी नॉट बी लगता, कुछ प्लस डाल ले ऊपर में और दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया बोलो,
ए बी हो गया, तो ऊपर से TS लगा। क्लियर? तो सबसे पहले इसको समझते हैं। ए का अपना हीट वगैरह, मतलब देखो ए के बीच में भी बॉन्ड होगा, बी के बीच भी बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड टूटे होंगे, ऊपर गया होगा, प्रेशर लगाया होगा, बी भी टूटा होगा, ऊपर गया होगा, प्रेशर लगाया होगा, और जब इस दोनों को आपस में मिला दिए तो इसमें क्या बन गया, ए और बी। तो ध्यान दीजिएगा कि ओवरऑल जो एनर्जी होता है, एंथैल्पी चेंज, हीट वगैरह चेंज, वो आपका कांस्टेंट होता है। मतलब पुराना बॉन्ड जो टूटा और नया बॉन्ड जो बना, दोनों में एनर्जी का कोई चेंज नहीं होता है। जितना पुराना बॉन्ड टूटने में लगता है उतना ही नया बॉन्ड बनने में लगता है। तो इसलिए बोला एनर्जी चेंज जीरो। मतलब जितना आपको ताकत लगाना पड़ा बॉन्ड को तोड़ने में, जब वो मिला दीजिएगा उतना ही एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो नेट एनर्जी क्या हो गया, एंथैल्पी चेंज जीरो। अब हम आते हैं डेल्टा बी। सपोज यदि ये 100 ml था, ठीक, और ये भी कितना था, 100 ml था, और जब दोनों को मिला दिए तो ये क्या हो गया, 200 ml हो गया। क्या बढ़ा कि घटा, कांस्टेंट रहा। क्यों, ये 100 ml था, ये 100 ml था, कितना हो गया, दोनों मिलके 200 ml था। बाद में भी जब मिला हुआ है तो 200 ml ही हुआ, तो उसके वॉल्यूम में कोई राइज नहीं हुआ। क्यों, ये 100 ml था, ये 100 ml था, दोनों को जब मिला दिए तभी भी वॉल्यूम का हाइट वही 200 ml ही हुआ। क्लियर, बराबर है। तो वॉल्यूम में भी चेंज नहीं होगा। डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस। ये अपनी जगह होगा, बी अपनी जगह होगा, जब दोनों को मिला दिया आपस में भगदड़ मच गया। भगदड़ मचना मतलब रेंडमनेस बढ़ गया, रेंडमनेस बढ़ना मतलब एंट्रोपी बढ़ जाता है। क्लियर, इसको उतार दीजिए। ये कंडीशन हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल देखिए। रब करें बाबू, रब करें, सब कीजिए, ठीक, ओके, चलिए ठीक है बाबू। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसका आइडियल सॉल्यूशन का। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल देखिए। फर्स्ट एग्जांपल है C6H5Cl एंड C6H5Br। आपको ट्रिक बताएंगे, एग्जांपल भी देखोगे और बताओगे आइडियल सॉल्यूशन है ना। 6C6H6 एंड C6H5CH3। तीसरा नॉर्मल पेंटेन, लिख लो कुछ भी, नॉर्मल हेप्टेन एंड नॉर्मल हेक्सेन। इसको बेंजीन कहते हैं, इसको टोलिन कहते हैं, इसको क्लोरो बेंजीन कहते हैं, इसको ब्रोमो बेंजीन कहते हैं। यहाँ पे नॉर्मल हेप्टेन एंड नॉर्मल हेक्सेन, ऐसा ही लिख लो। चलो अब बात करते हैं चौथा। चलो सब अभी सभी हो जाएगा। ब्रोमो इथेन और आयोडो इथेन, ब्रोमो इथेन एंड आयोडो इथेन। अब देखो बहुत आसान है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक चेंज होगा तो उसको आप क्या कहेंगे, बोलो, उसको कहेंगे, आप लिख लेना, एक चेंज होगा तो वो क्या होगा, आइडियल होगा। ये ट्रिक है हमारा, ट्रिक। एक चेंज दिख जाए तो आइडियल होगा। ये देखो, ये अब यहां से देख के देख सकते हो, C6H5 C6H5 ClBr। अब यदि आपको ध्यान में होगा, फिर कल बाहर
आई आंटी। क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ग्रुप में भी चेंज एक का ही होना चाहिए, ग्रुप में भी एक के बाद एक होना चाहिए। ग्रुप में भी क्या है, वन चेंज है, एक का चेंज है। ठीक, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यदि आप थोड़ा सा देखो, आप ध्यान में पहला वाला को कैसा है, एक बेंजीन रिंग रहेगा, ऊपर में Cl होगा, ये बेंजीन रिंग होगा और ऊपर में Br होगा। देखो ये वाला तो सेम है, सेम है, चेंज कहाँ है, सिर्फ यहाँ पे Cl और Br, Cl और Br। कितने का चेंज, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन एक का चेंज, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन एक का चेंज। जब भी एक का चेंज हो तो आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर, C6H6 और C6H5CH3, इसको समझिएगा, इसको उतार लीजिएगा, इसको उतार लीजिए, रब कदम इसको आपको उतारते चलना समझा रहे हैं। C6H6 बेंजीन होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या अल्टरनेट पाई लिख सकते हो। अब एक बात बताइएगा, CH3 इतना सेम, कोई दिक्कत, बोलो। एक कार्बन का चेंज, एक कार्बन का चेंज। जब एक कार्बन का चेंज हो, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप में एक का चेंज, ट्रिक क्या है बोलो, ग्रुप में एक चेंज पोजीशन में, और ध्यान दीजिएगा एक कार्बन का चेंज, वन कार्बन चेंज, ये आपको ध्यान में रखना, N कर लेना। एक क्लियर, एक कार्बन का चेंज आइडियल सॉल्यूशन हो गया, यस या नो, यस सर। चलिए अब नॉर्मल हेप्टेन देखिएगा, नॉर्मल हेप्टेन क्या होगा बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है। और यहाँ पे कितने बोलो नॉर्मल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, हर जगह हाइड्रोजन बैठा वो भी से नहीं, तो यहाँ 7 कार्बन या 6 कार्बन, कितने कार्बन का चेंज, 1 कार्बन का चेंज, 1 कार्बन का चेंज, तो आइडियल सॉल्यूशन। यस या नो, यस सर। रब करे बोल, चलो ठीक। ब्रोमो इथेन देखो, इथेन यहाँ पे आप लिख सकते हो C2H5Br, C2H5I। अब देखो ये तो सेम है, यहाँ Br यहाँ I, Br और I में कितने का चेंज दिख रहा है, ग्रुप में एक पोजीशन का चेंज दिख रहा है। तो जब ग्रुप में एक का चेंज, तो ये भी आपका ऐसा हो गया आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन का ट्रिक समझे, एक चेंज हो या तो कार्बन की संख्या में या ग्रुप की संख्या में, एक का चेंज हो। क्लियर, रब करें इसको, उतार लिए होंगे, उतार लिए होंगे, यस। चलिए अब कुछ बच्चा बोलेगा सर और कुछ बताइए जो नहीं है, हम बोले बिल्कुल बताएंगे। C2H5Br है और C2H5 या C2H5Cl लिख दे, C2H5Br लिख दे, बोलेगा आइडियल सॉल्यूशन है, सॉरी Ci। तो बोलो ये तो सेम है, सेम है, मगर ग्रुप में कितने का चेंज है। देखो क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, 2 पोजीशन का चेंज है, 2 पोजीशन चेंज, 2 पोजीशन चेंज, ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर, बोलो हाँ, सिर्फ एक ही चेंज होना चाहिए। सर और बताइए, बोलो, चलो बताता हूं, ऐसा हो जाए, ध्यान दीजिएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, एक ही चेंज होना चाहिए, 2 पोजीशन चेंज नहीं चलेगा। सपोज ऐसा CH2Br आई होगा क्या,
बच्चा बोलेगा सर BRI ये का चेंज हो गया, नहीं यार, ये देखो ये कहाँ जाएगा, एक ही चेंज होना चाहिए। यहाँ क्या हुआ, एक कार्बन में भी एक का चेंज हो गया, ग्रुप में भी एक का चेंज हो गया, ये दो चेंज नहीं चलेगा, एक ही चेंज चलेगा, या तो कार्बन की संख्या में चेंज हो या तो ग्रुप में चेंज हो। क्लियर? चलिए, और सभी को पता है जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, तो रॉल्स लॉ का ही ग्राफ आप यहाँ बना सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। दिस इज XA बराबर 1, XB 0, XB बराबर 1, XA 0। यहाँ पे जब ये तो ये मैक्सिमम दैट इज P0A, और यहाँ से यस, और दिस इज P0B, यहाँ से दिस, और इसको मिला दे, ये PS आ गया, और PS बराबर क्या होगा, P0A XA प्लस P0B XB। ये PB वाला ग्राफ है, PB क्या होगा, P0B XB। ये PA वाला ग्राफ है, क्या होगा, P0A XA। दिस इज वेपर प्रेशर, दिस इज वेपर प्रेशर, एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन। यस या नो? यस। तो आज हम लोग आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिए, अगले दिन हम लोग शुरू करेंगे अनादर्श विलयन। तो आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते थे, वो जो रॉल्स लॉ के नियम का पालन करे, और वो जो रॉल्स लॉ के नियम का पालन नहीं करे उसको क्या कहेंगे, अनादर्श विलयन। रॉल्स लॉ का नियम का पालन करेगा मतलब PS बराबर PA प्लस PB, या PS बराबर P0A XA प्लस P0B XB। अभी बोलिए घर पे, है ना। और आपको क्या बोले थे, AA के बीच लगने वाला बल, BB के बीच लगने वाला बल, AB के बीच लगने वाला बल, तीनों आपस में बराबर होगा। कंडीशन क्या था रॉल्स लॉ का, डेल्टा H बराबर 0, मतलब इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा, मिलाने के बाद ना तो हीट गेन होगा ना तो लॉस होगा। उसके बाद बोलो चेंज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में कोई बड़ा घटेगा नहीं, और इंट्रोपी मतलब भगदड़ तो मचेगी, भगदड़ मचेगी तो इंट्रोपी बढ़ जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही बाबू, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका अपना यूट्यूब चैनल TLA केमिस्ट्री, सारे लेक्चर को पढ़ें, डाउट्स आए तो बिल्कुल बोले, हम हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। ठीक है बाबू, चलते हैं, ओके बाय बाय, ध्यान दीजिए।